हेलो, नमस्ते। आशा है सब अच्छे होंगे। पढ़ाई अपने जोरों पे चल रही होगी, इतना मुझे आप लोगों से विश्वास ही है। अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं आई मेरे पास, किसी ने मुझे बताया नहीं कि आप लोगों को क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं। और ये आपको होना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत स्कूल में आकर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। विभिन्न प्रकार के पाठों के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक नया चैप्टर है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। 6 नंबर तक के प्रश्न आने की संभावना है, बड़ा प्रश्न आने की संभावना है। इसको हम लोग 2 वीडियो के अंदर देख लेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं। आज कुछ ऐसे प्रश्न, सिंपल से प्रश्न हैं जो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और जो बोर्ड के अंदर आए हुए प्रश्न हैं, जो बड़े प्रश्न हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला, मानव स्वास्थ्य और रोग। स्वास्थ्य के बारे में सबको जानकारी है, हम रोगी क्यों होते हैं, इसका पूरा इतिहास हमने पढ़ा है। रोग होने के कारणों में भी पढ़ा था हमने। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जन्म लेने के बाद में होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो खूब सारी बातें हमने पहले पढ़ रखी है, तो अब ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब तो हम सिर्फ प्रश्नों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड के अंदर प्रश्न जो आते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न जो है, जो थोड़ा सा हटके है, जो अपनी किताब में तो है लेकिन अपने किताब के अंदर वर्णन है लेकिन प्रश्न के रूप में नहीं है, वो है कि शिशु को कोलेस्ट्रम द्वारा कौन सी प्रतिरक्षी प्राप्त होती है। तो कोलेस्ट्रम के बारे में हमें पता है, माँ के स्तनों से निकलने वाला पहला दूध, यानी प्रसव की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात माता के स्तनों से निकलने वाला जो दूध, जो मटमेला गाढ़ा होता है, चिकना होता है, जिसे पहले कभी फेंक दिया जाता था, उसका उपयोग नहीं करते थे, उसे चुड़ील का दूध भी कहते थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि ये कोलेस्ट्रम यानी खींच जो होता है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज है। उसमें एक एंटीबॉडीज है IgA प्रकार की एंटीबॉडीज। तो ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता को यह विकसित करता है। दूसरा है एलिसा का पूरा नाम। एलिसा विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए ज्ञात की जाती है, एलिसा टेस्ट। और एलिसा का जो फुल फॉर्म है, अगर हम लोग देखें तो एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। एंजाइम लिंक यानी एंजाइम की सहायता से। और विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में इसमें हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार सबको पता है, कौन है? एडवर्ड जेनर। और इस महान खोज के पश्चात लोगों को चेचक से बचाना संभव हुआ। चेचक बड़ा खतरनाक रोग हुआ करता था, पूरे शरीर पर, पूरे चेहरे पर, शरीर के अंदर के हिस्सों पर फफोले बन जाते थे। फिर प्रश्न आता है STD के उदाहरण। STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचरित रोग, यौन प्रक्रियाओं के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में आने वाले रोग, वो है STD। और STD के खूब सारे उदाहरण हैं, उसमें गोनोरिया है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनेटाइल, हर्पिस, ये वायरस जनित है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रोग होते हैं। जेनेटाइल हर्पिस में जननिक एरिया में फफोले बन जाते हैं, जीवन पर्यंत बने रह सकते हैं। फिर आती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करने वाली ड्रग, तो वो होती है कैनाबिनॉइड्स। याद है, सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उपार्जित प्रतिरक्षा की विशेषता, यह उपार्जित प्रतिरक्षा की विशेषता पूछी जाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा यानी रोग होने के पश्चात
या बाहरी साधनों के द्वारा हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा जो है इसकी विशेषताएं पूछी जाए, उपार्जित प्रतिरक्षा की विशेषताएं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है इसकी स्मृति। यानी किसी रोग विशेष के कारण हमारे शरीर में उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न हुई, इससे बनने वाली जो एंटीबॉडीज होती है वो याद रखती है कि आने वाले समय में उसी प्रकार की अगर कोई एंटीजन होगी तो उसको नष्ट कर देती है, यानी याददाश्त। दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा का जो दूसरी विशेषता है वो है विभेदन क्षमता। उपार्जित प्रतिरक्षा के द्वारा हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली जो प्रतिरक्षा होती है उनमें स्वयं की और पराई कोशिका या जो साधन है, जो पदार्थ है, उनकी पहचान होती है। तो स्वयं की कोशिकाओं को नष्ट नहीं करती है, लेकिन बाहर से आने वाली जो फॉरेन बॉडी होती है उन्हें नष्ट करती है। और तीसरी इसकी विशेषता होती है एंटीजन विशेषता। एंटीजन, जो एंटीजन आएगी उसी एंटीजन के आधार पर ही वहां पर एंटीबॉडीज डेवलप होती है। तो ये एंटीजन विशिष्ट होती है, इतना याद रखना है। फिर प्रश्न आता है विडोल परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए? तो विडोल परीक्षण टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा हमारे शरीर में होने वाली एक बीमारी है टाइफाइड। इसमें हमारी छोटी आंत के अंदर संक्रमण होता है, घाव बनते हैं, ब्लीडिंग होती है, आंव आती है, ज्यादा लंबी होने पर घाव बढ़ जाते हैं तो आंत में छेद हो जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। लक्षण भी खूब सारे हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मलेरिया और चिकनगुनिया रोग, इनका प्रसरण कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता कैसे है? तो मलेरिया की बात करें तो मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से। और दूसरा है चिकनगुनिया, तो वो होती है मादा एडिस, एडिस इजिप्टी नाम का जो मच्छर होता है उसकी सहायता से ये रोग फैलता है। रोगी व्यक्ति को काटने के पश्चात जब ये मच्छर किसी सामान्य पुरुष को, सामान्य व्यक्ति को काटती है तो रोगाणु या पैरासाइट उनके शरीर में छोड़ दिए जाते हैं। मेटास्टेसिस एक भयानक चीज है, भयानक। हमने पढ़ा था जो कैंसर है, कैंसर हो जाती है तो कैंसर के अंदर दो प्रकार के ट्यूमर बनते हैं, सुदुम अर्बुद और दुर्दुम। जो मैलिग्नेंट है तो दुर्दुम अर्बुद होते हैं, दूसरा होता है सुदुम। सुदुम अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, ऑपरेशन के द्वारा ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट अर्बुद है, जो मैलिग्नेंट यहाँ पर है, यानी जो दुर्दुम अर्बुद होते हैं, इसमें कैंसर कोशिकाएं तेजी से कोशिका विभाजन करती है और वे अपने मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों की ओर स्थानांतरित हो जाती है। यानी कैंसर कोशिकाएं हमारे शरीर में फैलना शुरू हो जाती है, स्थानांतरित होना शुरू हो जाती है और भविष्य में वहां पहुंचकर वहां पर क्या करती है, नए कैंसर की कोशिकाओं का निर्माण करती है, नए अर्बुदों का निर्माण करती है। तो इसे कहा जाता है मेटास्टेसिस, यानी कैंसर कोशिकाओं का मूल स्थान से शरीर के विभिन्न हिस्सों की ओर फैलना। यह खतरनाक स्थिति होती है, कब होता है? दुर्दुम अर्बुद के दौरान होता है। इस प्रक्रिया में हम किसी एक स्थान के ऊपर कैंसर का इलाज करवाते हैं तो किसी अन्य स्थान पर फिर कैंसर डेवलप हो सकती है। और चूंकि हमें कैंसर की जानकारी तभी होती है जब कैंसर अपने सेकेंडरी स्टेज में आ जाती है, तब तक कोशिकाएं हमारे शरीर में फैल जाती है। तो हम किसी एक स्थान पर कैंसर का उपचार करवाते हैं तो किसी अन्य स्थान पर कैंसर डेवलप हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं, लोगों को पता नहीं है लेकिन लोग कहते हैं कि कैंसर को छेड़ा तो कैंसर बढ़ जाती है। ऐसी बात नहीं है, कैंसर तो पहले ही बढ़ चुकी थी, हमें पता बाद में चला था। फिर आता है नेक्स्ट, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक ऐसा रोग है जिसमें हमारा शरीर हमारे शरीर की ही कोशिकाओं पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट करता है।
इसे कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसी प्रकार के और रोग भी हमारे शरीर में होता है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो वो भी इसी प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है। फिर आता है विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ। अब वायरस का संक्रमण जब हमारी कोशिकाओं में होता है तो हमारी कोशिकाओं से इंटरफेरॉन नाम का एक पदार्थ स्रावित होता है। यह इंटरफेरॉन अन्य कोशिकाओं को उस वायरस से संक्रमण से बचाने में सहायता करते हैं। तो इस इंटरफेरॉन का नाम हमें याद रखना है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें वायरस के कारण तेजी से अगर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, उसे परेशानी होती है, तो इंटरफेरॉन के उसे बाहर से भी इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। फिर आता है निद्रा रोग है, ट्रिपेनोसोमा जंतु है, एक कोशीय जंतु है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ कहते हैं। हमारे यहाँ रोग नहीं होता है लेकिन अन्य स्थानों पर होता है, टीसी मक्खी के द्वारा। अफीम से प्राप्त मुख्य दर्द निवारक एल्केलॉइड है, तो नाम याद रखना है मॉर्फिन। यह मॉर्फिन दर्द निवारक होता है, भयंकर दर्द से भी हमारी सुरक्षा कर लेता है, हमें भयंकर दर्द से भी बचाता है। इसलिए जब बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, हार्ट अटैक होता है या बड़े हड्डियों के ऑपरेशन होते हैं, तो भयंकर पीड़ा से बचने के लिए रोगी व्यक्ति को मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और इसी मॉर्फिन को प्राप्त करने के लिए ही अफीम की खेती की जाती थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसका दुरुपयोग शुरू कर लिया। किसमें? नशीले पदार्थों के रूप में हमने इसको ग्रहण करना शुरू कर दिया। अब आती है प्रतिरक्षियां क्या है, प्रतिरक्षी कितने प्रकार की होती है। प्रतिरक्षी यानी एंटीजन जब हमारे शरीर में आते हैं तो उन एंटीजन्स को नष्ट करने के लिए हमारी सफेद रक्त कणिकाएं जिस विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करती है उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी। और प्रतिरक्षी को हम दर्शाते हैं आईजी से, तो ये होती है आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी और होती है आईजीएम। ये 5 प्रकार की मुख्य होती है प्रतिरक्षियां। याद करने का तरीका है एडेग्मा, ADE, G और M यानी एडेग्मा। अब जो बात आती है परीक्षा में, इसके आने की पूरी संभावना है 1 नंबर के प्रश्न के रूप में। सबसे पहला है MALT, जो माल्ट है। इस माल्ट की फुल फॉर्म परीक्षा में पूछी जाती है, तो माल्ट की फुल फॉर्म हमें ध्यान होनी चाहिए। क्या होती है? म्यूकोसल ए से एसोसिएट, एल से लिम्फोइड और टिश्यू। म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू यानी MALT हमने पढ़ा था रोग प्रतिरोधकता के बारे में पहले कभी। दूसरा होता है CMI, C से मतलब होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सिंपल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है एड्स, और एड्स के बारे में तो सबको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये तो सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है नाको। नाको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से राज्य के अंदर भी एड्स को कंट्रोल करने का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और HIV तो सबसे सरल है, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, रेट्रोवायरस भी कहते हैं, ठीक है।
कोका एल्कोलाइड किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो एरिथ्रोजाइलम, कोका से, और लास्ट है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो प्रतिरक्षा के बारे में तो नो डाउट सबको पता ही होगा। प्रतिरक्षा यानी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। दो प्रकार की है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय का तात्पर्य होता है कि हमारा शरीर सक्रिय होकर रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करे। तो बाहर से कोई भी कारक हमारे शरीर में आएगा, शरीर उसे नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। इन एंटीबॉडीज की खासियत होती है कि इनकी स्मृति होती है, ये याद रखती है कि इन्हें किस प्रकार की एंटीबॉडी को नष्ट करना है, और ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होती है, इसमें पहले से रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रविष्ट करवाया जाता है, और ये बहुत फास्ट है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें हमें फटाफट एंटीबॉडीज की आवश्यकता होती है, फटाफट उन एंटीजेंस को नष्ट करने की आवश्यकता होती है। जैसे सांप ने काट लिया, अब सांप के काटने से सांप का जहर हमारे शरीर में आएगा, वो एंटीजन की तरह कार्य करेगा, तो हमारा शरीर उसे नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा, लेकिन लंबा समय लगेगा, तब तक तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस स्थिति से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि पहले से ही रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है, उन एंटीबॉडीज को शरीर के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं, तो उसका असर तुरंत हो जाता है, फटाफट हो जाता है, जिससे हम उस रोग से आसानी से बचे रहते हैं। तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन से जो हमने आज किए हैं। कल हम जो बोर्ड के अंदर जो प्रश्न आए हैं इस चैप्टर में, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत न हो, अच्छे मार्क्स आए हमारे। धन्यवाद।